गुड मॉर्निंग, नमस्कार, स्वागत है आपका स्टडी IQ यूट्यूब चैनल पर। मैं वासु। हमारी चल रही थी यूपीएसआई एग्ज़ाम के लिए मैथ्स की सीरीज। इस सीरीज़ के अंदर अब तक हमने कुल मिलाकर के 10 सेट डिस्कस कर लिए हैं और आज हमारी क्लास नंबर 11 है, तो आज हम डिस्कस करेंगे अपना सेट नंबर 11। यूपीएसआई के अंदर जो प्रीवियस ईयर थे उनके अंदर ज्योमेट्री के बहुत ज़्यादा सवाल नहीं पूछे गए थे, तो अब से हम लोग क्या कर रहे हैं, जिस पार्ट पर कम सवाल पूछे गए थे साथ साथ में इनके भी सवाल एक्स्ट्रा ऐड करके हम लोग यहाँ डिस्कस करेंगे। इनकी पीडीएफ के लिए आप ज्वाइन कर सकते हैं। वासु स्टडी IQ अपना टेलीग्राम का चैनल है। इसके अलावा वासु स्टडी IQ डाउट ग्रुप पर आप अपने एग्जाम रिलेटेड डाउट्स पूछ सकते हैं। तो चलिए भाई, आज का पहला सवाल आपके सामने। लैंग्वेज को ध्यान से रीड करो, फिर डिस्कस करते हैं। इस सवाल को सोल्व करने के लिए आपके पास 20 सेकंड का टाइम है, 20 सेकंड का आपके पास टाइम है। जल्दी से जल्दी आप मुझे इसको डील करके बता दो कि इसका रिजल्ट क्या होगा। देखना जरा क्या कहा इस पर्टिकुलर क्वेश्चन के अंदर। इसने यहां से आपको कहा कि एक घोड़े को 16 मीटर भुजा वाले चौकोर मैदान के एक कोने पर 14 मीटर लंबी एक रस्सी के साथ बांधा जाता है। मैदान के उस क्षेत्रफल का पता लगाएं जो घोड़े की पहुंच से बाहर है। अब एक बात सुनना, जब भी कभी इस पर जितने भी सवाल बनते हैं सारे के सारे सवालों के ऊपर भी हम लोग चर्चा करेंगे और इसे आप इम्पोर्टेंट 2 स्टार लगा लेना। जो सवाल इंपॉर्टेंट होते हैं 1 स्टार, ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं 2 स्टार और काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं वहाँ पर 3 स्टार हम लोग लगाते हैं। अब बात को ध्यान से सुनो, जब भी कभी किसी रस्सी से आप घोड़े को बांधते हैं, किसी रस्सी से घोड़े को बांधते हैं, मान लो इतनी लंबी रस्सी से घोड़े को यहाँ पर हमने बांध दिया, तो घोड़ा मैक्सिमम कितने एरिया को ग्रेज कर पाएगा, ये बात इंपॉर्टेंट है। तो ये मैक्सिमम इतने एरिया को, 1 मिनट अभी प्रॉपर सर्कल नहीं बना है, देखो घोड़ा जो मैक्सिमम एरिया है उसे ग्रेज करेगा। यहाँ हमने मान लो घोड़े को इस पॉइंट से बांधा, रस्सी की लंबाई ये है, तो घोड़ा क्या कर सकता है इस पूरे के पूरे एरिया में, जैसे यहाँ से लेकर यहाँ तक इधर उधर कहीं भी घोड़ा चाहे ग्रेज कर सकता है, इस पार्ट में, इस पार्ट में, इस पार्ट में। लेकिन एक बात बताओ, जितनी इसकी रेडियस है यहाँ पर, ये जो आपको रेडियस दिख रही है या रस्सी की जो लंबाई आपको दिख रही है, तो क्या घोड़ा इस सर्कुलर पार्ट को क्रॉस कर सकता है? तो आपका जवाब होगा नहीं। तो हम ऑल ओवर कंक्लूजन ये कह सकते हैं कि जब भी कभी आप किसी घोड़े को बांधते हैं एक रस्सी से, तो घोड़ा इस सर्कुलर एरिया को, पूरे के पूरे एरिया को ग्रेज कर सकता है या फिर इसको चढ़ सकता है। क्लियर है? तो एक छोटी सी बात तो इस सवाल के अंदर ये वाली है। दूसरी बात क्या है भाई? दूसरी इंपॉर्टेंट बात ये है जो इसने कहा है कि इसने क्या कहा था कि 16 मीटर भुजा वाले चौकोर मैदान। चौकोर मैदान का मतलब यहां पर हो गया आपका जो मैदान है वो किस शेप का है? स्क्वायर की शेप का। तो इसका मतलब एक हम लोग क्या बनाएंगे? स्क्वायर। इसके एक कोने पर 14 मीटर लंबी रस्सी के साथ हम लोग घोड़े को बांधेंगे। मैदान के उस क्षेत्रफल का पता लगाएंगे जो घोड़े की पहुंच से बाहर है। चलो प्रॉपर डायग्राम बना लेते हैं, इसका प्रॉपर डायग्राम बना लेते हैं। तो देखना जरा, हमने ये बना लिया यहाँ पर एक स्क्वायर, ये हम ले लेते हैं स्क्वायर, और एक हम लोग यहाँ पर बना लेते हैं सर्कल, इसको भी चलो ले लेते हैं। अब एक एक करके बात को अंडरस्टैंड करना। देखो पूरी की पूरी बात को इमेजिन करने का प्रयास करना। यहाँ पर ये हमारे पास एक सर्कुलर फील्ड है जिसकी भुजा कितनी है? 16 मीटर, और यहाँ कहीं मैं मान लेता हूँ इसका मेरे पास होगा सेंटर, ये पूरी 14 मीटर है, तो यहाँ पर ये हो गया इसका एरिया। चलो अब बात को ध्यान से समझना। आपने घोड़े को यहाँ बांधा इस पॉइंट के ऊपर, रस्सी की जो लंबाई है यहाँ पर वो आपको दिख रही है कितनी है? 14 मीटर, और जहां बांध रहे हो मैदान जो है इसकी भुजा कितनी है? 16 और 16। तो इसने आपसे बस इतना कहा, मैदान के उस क्षेत्रफल का पता लगाएं जो घोड़े की पहुंच से बाहर है। मैदान वाले एरिया की बात कर रहे हैं। घोड़ा ग्रेज करने को सारी की सारी तरफ ग्रेज करेगा, हर तरफ चरेगा ये,
कोई इश्यू नहीं है उसके अंदर, लेकिन हमारा टारगेट क्या है, मैदान। अब इसको अगर आप यहाँ पर गौर से देखते हैं तो क्या पाते हैं कि घोड़ा इस पर्टिकुलर एरिया, एक मिनट, ये थोड़ा दिखेगा नहीं तो कलर को थोड़ा सा चेंज करते हैं। देखो ये पूरा का पूरा मैदान है, इस एरिया को घोड़ा चर सकता है, तो इसका मतलब ये वाला जो पार्ट आपको दिख रहा है, इस पार्ट तक घोड़ा कभी भी पहुंच नहीं सकता। हालांकि घोड़ा क्या है, मैदान के बाहर ग्रेज कर रहा है, लेकिन बाहर वाले से हमें कोई लेना देना नहीं है, हमें तो बस इस पार्ट से लेना देना है। इस एंगल की बात करें, स्क्वायर है तो ये एंगल कितना है, 90 डिग्री का। इस पार्ट का अगर आपको एरिया चाहिए, इस पार्ट का अगर आपको एरिया चाहिए तो सीधा सा है, आप क्या करो, स्क्वायर में से पूरा का पूरा स्क्वायर लो। स्क्वायर की भुजा 60 है, स्क्वायर का 16 सेंटीमीटर है, स्क्वायर का एरिया कितना हो जाएगा, 256। उसमें से आप क्या करो, इस वाले पार्ट को लेस कर दो। ये सर्कल का कौन सा हिस्सा है, सर्कल का चौथा हिस्सा है, तो मैं ये कह सकता हूं कि 1/4 और लेस करना है मुझे क्या, सर्कल का एरिया, सर्कल की रेडियस r हो गई। ये काम मुझे यहाँ पर करना होता है ऐसे केसेस के अंदर। तो जिस बच्चे की अंडरस्टैंडिंग में ये सारी की सारी बातें होती हैं, एग्जाम में उसे फिर से डायग्राम बनाने की या डायग्राम बनाने की नीड नहीं होती। आप क्या करते, स्क्वायर की साइड 16 है तो 16 का स्क्वायर जब आप करोगे तो इसका एरिया कितना आ जाएगा, 256 लिखा जा सकता है। पूरे के पूरे इस स्क्वायर का एरिया हो गया 256। इसमें से 14 की वजह से इसका जो एरिया निकलेगा वो क्या लिखोगे, 1/4 पाई r स्क्वायर, 14 इंटू में 14। अब जिस बच्चे ने टेबल याद रखी है, टेबल याद करवाई थी ना मैंने, याद करो। टेबल जिस बच्चे को पता है रेडियस की, तो वो क्या कर सकता है, उसे ये पाई r स्क्वायर करने की नीड नहीं है, वो सीधे सीधे क्या करेगा, रेडियस 14 है, 14 की वजह से एरिया जो है ये वाला जो पूरा निकल के आएगा, ये कितना आएगा, 616। इसका चौथा हिस्सा करोगे तो कितना आ जाएगा, 154। तो जिस बच्चे ने मुझसे ये वाला पार्ट कर रखा है वो सीधे सीधे यहाँ पर क्या लिख देता, 154 लिखा। इसमें से इसको लेस करोगे, यहाँ 2, यहाँ 0, यहाँ पर आपके पास 1, तो फाइनली जो रिजल्ट निकल के आया वो क्या निकल के आ गया आपका, 102 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये हमारी है यहाँ पर कंप्लीट अंडरस्टैंडिंग कि किस चीज़ को आप कैसे अंडरस्टैंड कर सकते हैं। अब आ जाते हैं एग्जाम अप्रोच पर, कि एग्ज़ाम से पहले अगर आप तैयार रहते हैं ऐसे सवालों को करके, तो मेरे ख्याल से आपके लिए इन चीज़ों को डील करना बड़ा ही आसान है। देखो आप क्या करते एग्ज़ाम में, सबसे पहले तो मैदान का एरिया निकालते, कितना आता, 256 निकाल दिया। अब एक कोने के ऊपर घोड़े को बांधा गया, इसका मतलब 90 डिग्री का जो सेक्टर है उसका, उसे वो ग्रेज करेगा। 90 डिग्री के सेक्टर को ग्रेज करेगा तो इसका मतलब पूरे सर्कल का जितना भी एरिया होता है उसका 1/4 एरिया वो ग्रेज करेगा। टेबल मैंने आपको याद करवाई थी, याद आ रही होगी मेरे ख्याल से। रेडियस 7 होती थी तो एरिया 154 लिखते थे, रेडियस 14 थी तो एरिया 616 लिखते थे, रेडियस 21 होती थी तो 1386 लिखते थे। और इसको मैंने कहा था कि जितना आगे तक, जैसे 42 या 49 तक याद कर लेना। फ़ायदा क्या है, एक बच्चा एग्जाम हॉल में 616 निकाल रहा है, कैसे, 22/7 रेडियस इंटू रेडियस, फिर सोल्व कर रहा है। एक बच्चे ने तुरंत दिमाग लगाया कि 616 होगा, सेक्टर का चौथा हिस्सा, सर्कल का चौथा हिस्सा आपका 90 डिग्री का सेक्टर है, 4 का भाग दे दिया उसके अंदर, तो कितना निकल के आ जाएगा, 154। इसे आपने लेस कर दिया, 2, 0, 1। तो फाइनली देखा जाए तो एग्जाम के अंदर इस पर्टिकुलर क्वेश्चन को आप इस तरीके से डील कर सकते हैं। तो यहाँ आपका रिजल्ट क्या हो जाएगा भाई, 102। इसी सवाल पर बेस्ड मैं आपको 1-2 चीज़ें और कवर करवा रहा हूँ, ध्यान से समझना। ये जो सवाल है ये आपसे एग्जामिनर चाहे तो ऐसे भी पूछ सकता है। क्या कहेगा एग्जामिनर आपसे कि एक त्रिभुजाकार आपके पास खेत है, आपके पास एक ट्रायंगुलर शेप का फील्ड है, त्रिभुजाकार आकार का आपके पास एक खेत है। ये मान लो एक त्रिभुजाकार आपके पास कोई रैंडम खेत है। फिर एग्जामिनर ने क्या कहा, इसके तीनों के तीनों कॉर्नर के ऊपर 3 घोड़े बांधे जाते हैं। सवाल को ध्यान से समझना। आपको कहेगा एक ट्रायंगुलर शेप का फील्ड है, इसके जो तीनों के तीनों कोने हैं उनके ऊपर 1-1 घोड़े बांधे जाते हैं। ठीक है, अब आपको क्या क्या दे सकता है, एक तो आपको ये कहेगा कि हर एक जो रस्सी की लंबाई है,
हर एक रस्सी की लंबाई मान लो उसने कह दी 14 मीटर है, ठीक है। ऐसा हो सकता है कि आपको ट्राइंगल की साइड ना दे, ठीक है, ऐसा हो सकता है आपको ट्राइंगुलर फील्ड की साइड दे दे। नहीं भी देगा तो भी रिजल्ट वैसा ही आना है। मान लो दे देगा, अमूमन दे देता है, तो मैंने मान लिया फील्ड की जो भुजाएं हैं वो कितनी है, 100 मीटर, 150 मीटर और आपकी 120 मीटर। जो ट्राइंगल है उसकी भुजाएं, मतलब ये साइड्स आपको क्या है, काफ़ी ज़्यादा बढ़ा करके दी जाती हैं कि जब आप 3 घोड़े तीनों कॉर्नर पर बांधे तो जो बनने वाले सर्कल हैं एक दूसरे के साथ कॉन्ट्राडिक्शन को रिप्रेजेंट ना करें। आपको क्या करना था भाई यहाँ से, तो देखना, इसने हमें ये कहा कि रेडियस या रस्सी की जो लंबाई है वो 14 मीटर है। इसकी वजह से आपने एक घोड़ा बांधा तो घोड़ा इतने पार्ट को ग्रेज कर सकता है, ठीक है। यहाँ जो घोड़ा बांधा आपने वो इतने पार्ट को ग्रेज कर सकता है, यहाँ जो आपने घोड़ा बांधा है वो इतने पार्ट को ग्रेज कर सकता है। रस्सी की लंबाई जो है आपको वो कितनी दे रखी है, 14 मीटर। यहाँ पर इस घोड़े के लिए भी रस्सी की लंबाई 14 मीटर और यहाँ जो बांधा गया है इसके लिए भी रस्सी की लंबाई 14 मीटर। एग्जामिनर आपसे कहेगा यहाँ पर कि उस भाग का एरिया फाइंड करके बताओ जिसे ये तीनों घोड़े मिलकर के चर लेंगे। मतलब ये वाला जो एरिया आपको दिख रहा है यहाँ पर, ये वाला, फिर आपको ये जो एरिया दिख रहा है ये वाला, और यहाँ पर जो आपको ये एरिया दिख रहा है ये वाला, इस तीनों के तीनों पार्ट का आपको एरिया बताना है। तो क्या करोगे, थोड़ा सा कॉमन सेंस लगाओ। कॉमन सेंस क्या लगाना है, देखना भाई, मैं ये कह सकता हूँ कि मेरा ये जो एंगल है ये कितने डिग्री का है, अल्फा डिग्री का। मैं ये भी कह सकता हूँ मेरा ये जो एंगल है ये मेरा है बीटा डिग्री का, और मेरे पास ये वाला जो एंगल है ये मेरे पास कितना है, गामा डिग्री का। अब मुझे एक सिंपल सी बात बताना कि अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा तीनों की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 180 डिग्री। तो इसका मतलब ये जो सेक्टर है ये वाला मिलेगा, ये जो सेक्टर है ये वाला मिलेगा, क्योंकि रेडियस तीनों की सेम है। ये वाला सेक्टर है ये वाला आपको मिलेगा। तीनों सेक्टर को अगर आप एक साथ अटैच कर देंगे तो आपको कुछ ऐसा सा सीन दिखेगा कि एक एंगल जो अल्फा ने बनाया था, एक जो बीटा ने बनाया था, एक जो गामा ने, और इस सेमी सर्कल की जो रेडियस है वो आपकी कितनी है, यहाँ पर 14 लिखा जा सकता है। क्या सच में आपको ये कैलकुलेट करके देखने की नीड थी? नहीं, बिल्कुल कैलकुलेट करके देखने की नीड नहीं थी। 3 आपको सेक्टर उठाने थे, 1, 2 और 3। तीनों सेक्टर के जो एंगल्स हैं उनका सम करते 180 डिग्री आ जाता। तीनों को एक साथ रख के देखते तो आपको सेमी सर्कल मिल जाता। सेमी सर्कल मिल जाता तो इन तीनों के तीनों पार्ट्स का जो एरिया है वो आप सीधे सीधे कह देते कि क्या होगा, 1/2 पाई आर स्क्वायर। रेडियस जब 14 होती है तो एरिया 616 अपॉन में 2 कर देते तो यहाँ पर रिजल्ट कितना आ जाता भाई, 308। क्लियर है? तो ये छोटे छोटे पार्ट्स हैं जिनके ऊपर आपको काम करने की नीड होती है। उम्मीद है आपको ये बात समझ आ गई होगी। आखिरी बार और समझना, इसी पर बेस्ड क्या कह सकता है एग्जामिनर आपको आपको ये कह देगा कि एक ट्रायंगुलर फील्ड है जिसकी भुजाएं 100 मीटर, 110 मीटर और 120 मीटर है। इसके कोनों पर 3 घोड़े बांधे गए हैं। हर एक रस्सी की लंबाई जो है वो 14 मीटर है। तो उस भाग का क्षेत्रफल ज्ञात करो जिसे घोड़े ग्रेज कर सकते हैं, और ये किसका पार्ट होना चाहिए, ट्रायंगुलर फील्ड का। तो हमने देखा 3 सेक्टर बने, अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा की वैल्यू कितनी आ गई, 180। तो घोड़े जो पूरा का पूरा सर्कल बनेगा उसका हाफ ग्रेज कर सकते हैं। रेडियस जब 14 होती है तो टेबल पर हम लोग काम कर चुके हैं बड़े ही बेहतरीन तरीके से। अब जिस बच्चे को नहीं पता है टेबल, वो तो पाई आर स्क्वायर में ही अटका है। हमने काम कर लिया। रेलवे वाली सीरीज का पहला वीडियो ही देखोगे तो आपको आइडिया लग जाएगा कि एक्चुअल में वॉल्यूम का कॉन्सेप्ट क्या होता है और ऐसे सवालों को डील कैसे करते हैं। तो ये सिंपल सी आपकी अप्रोच थी। बहुत भयंकर लेवल अगर एग्जामिनर को बनाना हो तो क्या कर सकता है, वो आपको ये कह देगा कि एक रेगुलर हेक्सागन शेप का आपके पास फील्ड है और इसके 6 के 6 कोनों पर घोड़े बांधे गए हैं। रस्सी की लंबाई यहाँ पर भी कितनी है, 14 मीटर। एक घोड़ा यहाँ पर, एक यहाँ पर, एक यहाँ पर, एक यहाँ पर और एक यहाँ पर, और ये वाला। इन्होंने जो पार्ट इस फील्ड का ग्रेज किया है वो ये वाला पार्ट है। 6 के 6 घोड़ों ने मिलकर के जो पार्ट ग्रेज किया है इसका टोटल एरिया क्या होगा,
ये मैं रख रहा हूँ आपके लिए होमवर्क। ठीक है, फील्ड की लंबाई क्या हो सकती है, ये अगर लिखना चाहो तो मैं कह सकता हूँ ईच साइड जो है मेरे पास वो 200 मीटर है, और शेप कैसी है, रेगुलर हेक्सागन जैसी। ठीक है, इसको आप ट्राई कर लेना। आपको अगर ये जो ओरिजिनल लॉजिक है वो पकड़ में आ गया कि असल में एरिया कैसे निकालना होता है, तो मेरे ख्याल से आप निश्चिंत हैं। ट्राइंगुलर दे फील्ड, क्वाड्रिलेटरल की शेप की दे, पेंटागन, हेक्सागन, ऑक्टागन, कोई फर्क नहीं पड़ता, कर सकते हैं। चलो भाई, अगला सवाल आपके सामने, आपके पास 30 सेकंड का यहां पर टाइम है। जल्दी से आप इस सवाल को डील करके बता दो कि इसका रिजल्ट क्या होगा। ठीक है, आप अपने सजेशंस जो होते हैं वो हमेशा कमेंट सेक्शन में रखा करें। सेशन अच्छा लगता है तो भी कमेंट किया करें, कोई सुझाव है तो भी कमेंट किया करें। रीज़न, कुछ बच्चों ने कहा कि सर एग्ज़ाम के अंदर जो सवाल आप जो क्वेश्चंस करवा रहे हो प्रीवियस ईयर के, उनमें ज्योमेट्री के सवाल कम है, तो तुरंत इन्वॉल्व करने हम लोगों ने स्टार्ट कर दिए। तो ये क्या डिपेंड करता है आपके सजेशन पर। अब हम लोग ये मान के चलते हैं कि भाई प्रीवियस ईयर जब करवा रहे हैं बच्चों को तो सारे के सारे प्रीवियस ईयर ही डील करवा लें। तो हो सकता है कई बार कोई छोटा मोटा पार्ट ध्यान में नहीं आ रहा है कि इसके सवाल कम हो रहे हैं, तो बिल्कुल आप कमेंट किया करें, उन चीज़ों का हम तुरंत सुधार कर लेते हैं। देखो क्या कहा, एक शेप है, इसमें एंगल BAC की जो वैल्यू है वो आपको दे रखी है 70 डिग्री। ये जो एंगल है इसकी वैल्यू आपको दे रखी है 70 डिग्री। एंगल ACB की 45 और फिर DEA की 140। ACB की जो वैल्यू है आपको वो गिवन है 45 डिग्री, और DEA की वैल्यू जो है वो आपको दे रखी है 140 डिग्री। आपसे पूछ रहा है कि BDE की वैल्यू क्या होगी, BDE की वैल्यू क्या होगी। कई सारे आपको एंगल दे दिए, इसका मतलब क्या हुआ, सवाल है इजी कैटेगरी में चला गया। डील करने का तरीका 70 है और 40 है, 45 है सॉरी, दोनों का एडिशन करोगे 115, तो ये कितना आ जाएगा भैया आपके पास 65 डिग्री, और ये वाला आपके पास कितना आ जाएगा 115 डिग्री। ठीक है, ये 40 है तो ये आपका कितना निकल के आ जाएगा, यहाँ से 40 डिग्री लिखा जा सकता है। ये 40 है, ये आपका 115 है, तो बचा हुआ एंगल आप लेस करोगे 180 में से 155, तो आपके पास एंगल बनेगा कितना 25 डिग्री का। तो यहाँ से अपना ये क्या हो गया, करेक्ट रिजल्ट। ऐसे सवालों के लिए मैंने आपको एक बात और भी पढ़ाई थी कि ऐसे सवालों को अगर आप डील कर सकते हैं तो एक छोटी सी बात का ध्यान रखना, हालांकि उसको प्रयोग में नहीं लाओगे तो क्या सवाल तो सोल्व हो जाएगा, लेकिन अगर यूज में लाओगे तो सवाल क्या आपका फास्ट स्पीड से सोल्व होता है। बात क्या थी, ज्योमेट्री के अंदर सर्च कर लेना, ज्योमेट्री बाय वासु सर, मिल जाएगी वो क्लासेज। वहाँ पर मैंने आपको ये बताया था कि दो इंटीरियर एंगल्स का सम आपका तीसरे एक्सटीरियर एंगल के बराबर होता है। x + y = में आपका x + y ये निकल के आता है। अब इसी बात को हम लोग अपने सवाल में अप्लाई करें तो देखना, BAC की वैल्यू हमारे पास 70 डिग्री थी, ये वाली वैल्यू हमारे पास 45 डिग्री थी, ये वाली वैल्यू हमारे पास थी 140 डिग्री। सम ऑफ टू इंटीरियर थर्ड एक्सटीरियर लिखते सीधे सीधे क्या आ जाता 115, और अगेन आप यहाँ पर फिर अप्लाई करते इसी बात को कि दो इंटीरियर एंगल का सम तीसरे के बराबर। 115 में ऐसा क्या जोड़ डाला कि 140 हो गया, तो आप कहेंगे कि सर 25 डिग्री ऐड किया, 25 डिग्री ऐड किया तो रिजल्ट आ गया। तो रिजल्ट तो पिछली बार भी आ रहा था, तो मैंने क्या कहा था ये प्रॉपर्टी करवाते टाइम, इसके बिना भी आपके सवाल सोल्व होंगे, लेकिन जिस बच्चे को ये बात पता है उसके सवाल यहाँ पर स्पीड से सोल्व होने स्टार्ट हो जाते हैं। चलो भाई, इस सवाल के लिए आपके पास सिर्फ और सिर्फ 20 सेकंड का टाइम है। वर्बली तो चलो खैर नहीं कर पाओगे, फिर भी 20 सेकंड में हो जाएगा। देखना जरा क्या कहा, एक त्रिभुज की दो भुजाएं क्रम से 12 सेंटीमीटर दे रखी हैं और 8 सेंटीमीटर दे रखी हैं, तीसरी भुजा की लंबाई हो सकती है।
आपको इसके लिए एक बात बताई थी और प्रूफ करके भी दिखाया था कि जैसे ट्रायंगल की साइड ए बी और सी है, या तो आप क्या करोगे, ए प्लस बी ग्रेटर देन सी है, बी प्लस सी ग्रेटर देन ए है आपका, ऐसे ही ए प्लस सी ग्रेटर देन आपका बी है। या फिर मैंने कहा था कि तीन बातें ना चेक करके आप सीधे ही एक बात चेक कर सकते हो कि कोई भी ट्रायंगल की एक साइड मैंने ले ली सी की वैल्यू हमेशा क्या होगी, ए और बी के अंतर से बड़ी होगी और ए और बी का जो सम होगा उससे हमेशा ही छोटी होगी। अंतर लिखना है मतलब आपको पॉजिटिव डिफरेंस लिखना है। तो यहां पर देखो दो साइड आपके पास, तीसरी साइड मैंने मान ली सी, तो सी की वैल्यू क्या होगी, इन दोनों का जो अंतर है कितना 4, उससे तो बड़ी होगी, और इन दोनों का एडिशन कितना होता है भाई 20, 20 से क्या होगी ये वाली वैल्यू आपकी छोटी होगी। 20 हो सकती है, नहीं होगी, 4 हो सकती है, नहीं हो सकती, ठीक है। और यहाँ पर इन सवालों में वैसे तो कंडीशन दी जाती है कि सारी की सारी वैल्यूज जो हैं वो आपकी यहाँ पर क्या लेनी है, आपको पूर्णांक या फिर इंटीजर्स लेनी है। पॉइंट में नहीं लोगे, पॉइंट में लेने लग जाओगे तो इनफाइनाइट कॉम्बिनेशन बनने स्टार्ट हो जाते हैं, ठीक है। क्या क्या वैल्यू ले सकते हैं हम लोग, 5 लेंगे, 6 लेंगे, 7 लेंगे, ऐसे ही चलता जाएगा और आगे तक तो टोटल 19 तक हम वैल्यू ले सकते हैं। काउंट करने का तरीका क्या है, काउंट करने का सिंपल सा तरीका है, 1 से 19 तक कितनी हो गई, 19 वैल्यू। शुरुआत की 4 नहीं लेनी है तो 19 में से क्या कर दो, 4 को लेस कर दो, तो रिजल्ट आपका कितना आ जाएगा यहाँ पर 15, ठीक है। 19 में से 4 को लेस कर दिया, क्या समस्या आई भाई हमारे, अच्छा, देखो गड़बड़ कर दी ना, ये वाली क्या कर दी, सवाल जो दूसरा था कितने ट्रायंगल बनेंगे उसको डील करना स्टार्ट कर दिया भाई। देखो हमसे इतनी बात पूछी थी कि तीसरी भुजा की लंबाई हो सकती है, भुजा की लंबाई क्या होगी, 4 से बड़ी होगी लेकिन 20 से छोटी होगी, 20 भी नहीं होगी, 20 नहीं हो सकती है, 20 से बड़ी नहीं होगी, तो यहाँ से कितनी पॉसिबल है, 19, ठीक है। मुझे ये लगा कि यहाँ पर पूर्णांक वगैरह का लॉजिक भी हटा दो, थोड़ा सा मामला मिस कर दिया मैंने एक जगह, मुझे लगा कि इससे कितने ट्रायंगल बनाए जा सकते हैं, ठीक है, उस पर भी आ जाएंगे हम लोग, वैसे सवाल पर भी। चलो फिर तो एकदम आसान था, आप चाहते तो इसे वर्बली बता सकते थे। चलिए भाई अगेन आपके पास 20 सेकेंड का ही टाइम है, क्वेश्चन की लैंग्वेज को रीड करो और जल्दी से आप इसका रिजल्ट बताओ। देखो क्या कहा इस पर्टिकुलर क्वेश्चन में कि एक त्रिभुज की भुजाएं क्रमशः 9, 10 और 14 सेंटीमीटर है, त्रिभुज का स्वरूप कैसा है। इस बात को समझना थोड़ा ध्यान से, पहले तो इसकी थ्योरी को कवर करते हैं फिर से। देखो जैसे कोई ट्रायंगल आपके पास ए बी और सी भुजाओं वाला है, हमेशा ट्राई किस पर करनी है आपको, सबसे बड़े एंगल पर। जैसे ट्रायंगल का सबसे बड़ा एंगल मान लो 120 डिग्री है, तो नॉर्मल सी बात है बाकी एंगल उससे छोटे ही होंगे, और ऐसा भी नहीं होगा कि दो ट्रायंगल 90 डिग्री से बड़े हो सकते हैं, ऐसा नहीं हो सकता है। तो हमेशा इसको आपको अप्लाई किस पर करना है, जो हमारा लार्जेस्ट एंगल होता है, दी लार्जेस्ट एंगल पर हमें इस बात को अप्लाई करना है। मैंने मान लिया कि सी जो एंगल है मेरा वो सबसे बड़ा है। जब आपको ये बातें पढ़ाई गई थी तो आपको कोस रूल बताया था या कोसाइन रूल बताया था। कोस थीटा की वैल्यू कैसे निकालोगे, पास की भुजाओं के स्क्वायर का सम ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर अपोन में क्या होगा 2ab। अब एक एक करके बात को ध्यान से समझना। ट्रायंगल के अंदर अगर राइट एंगल ट्रायंगल है तो उसके अंदर क्या 90 डिग्री से बड़ा एंगल दूसरा हो सकता है, तो आप कहेंगे नहीं। एक 90 है दूसरा 90 होगा तो 180, तो इनका सम ही बन गया, तो तीसरा 0 होगा क्या, 0 तो हो नहीं सकता। तो इसका मतलब मैक्सिमम जो आपका एंगल होगा वो क्या हो सकता है ट्रायंगल के अंदर, यहाँ अगर राइट एंगल ट्रायंगल है तो 90 डिग्री। 90 डिग्री अगर आपकी थीटा की वैल्यू है, थीटा की वैल्यू अगर आपकी 90 डिग्री है, तो मुझे एक बात बताओ कोस थीटा की वैल्यू क्या होगी, तो आप कहेंगे कि सर 0 होगी। कोस थीटा की जो वैल्यू है आपकी वो क्या हो जाएगी यहाँ से 0, ठीक है। एक कंक्लूजन तो ये, अगर कोस थीटा की वैल्यू यहाँ पर 0 है तो 2ab का गुणा करेंगे ये 0 मेंटेन होगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर बराबर 0,
और जब आप सिंप्लीफाई करेंगे तो क्या रिजल्ट आएगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बराबर क्या होगा, सी स्क्वायर। राइट एंगल ट्राइंगल के अंदर तो दिमाग ही नहीं लगाना। और सी क्या है, मैक्सिमम साइज की आपकी साइड है। तो एक कंक्लूजन आपका ये हो गया। दूसरी बात समझना, अगर थीटा की वैल्यू 90 डिग्री से बड़ी है तो ट्राइंगल कैसा होगा, ट्राइंगल होगा ऑब्ट्यूस एंगल ट्राइंगल, अधिक कोण त्रिभुज। ठीक है भाई, अगर थीटा की वैल्यू 90 डिग्री से बड़ी होगी तो आप क्या कहेंगे, यहां पर आप कहेंगे कि सर अगर ऐसा है तो कोस थीटा की वैल्यू कैसी आएगी, नेगेटिव आएगी। त्रिभुज की भुजाएं कभी माइनस में आती हैं, नहीं, भुजाएं तो प्लस में आती हैं। तो इसका मतलब फाइनली आपको रिजल्ट नेगेटिव निकालना है। 2 इंटू ए इंटू बी की वैल्यू तो पॉजिटिव आनी है, भुजाएं रख दोगे, जैसे ये भी रखोगे तो नेगेटिव इससे तो बनेगा नहीं। इसका मतलब ये जो ऊपर वाला पार्ट है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर, ये क्या होगा, 0 से छोटा। ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर लेस देन 0। यहाँ से आप कंक्लूजन निकाल के क्या कहेंगे कि ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर की जो वैल्यू है सम करने पर वो किससे छोटी होगी, सी स्क्वायर से छोटी होगी। अगर ऐसा सिनेरियो बैठता है तो आपका ट्राइंगल कैसा होगा, ऑब्ट्यूस। अगर इसकी वैल्यू पॉजिटिव है, अगर इसकी वैल्यू पॉजिटिव है तो आप सीधे सीधे क्या कहोगे कि जो एंगल है आपका वो क्या होगा, 90 डिग्री से छोटा। ठीक है भाई, और हम लोग ये ट्राई किस पर कर रहे हैं, सबसे बड़े एंगल पर। तो एक एंगल अगर आपका जो सबसे बड़ा है वो 90 से छोटा हो चुका है तो ट्राइंगल नॉर्मल सी बात है एक्यूट होगा। उस केस में इसकी वैल्यू क्या निकल के आएगी, इसकी वैल्यू पॉजिटिव। तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर ग्रेटर देन 0। तो तीसरा केस आपका बनेगा यहाँ पर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर ग्रेटर देन क्या, सी स्क्वायर। ठीक है, तो अगर आप इस चीज को ऑथेंटिक तरीके से ध्यान रखना चाहते हैं तो डील करने का आपका ये तरीका होता है। ठीक, इन सारी की सारी चीजों को जब मैंने आपको ज्योमेट्री पढ़ाई थी तो एक एक बात के ऊपर हमने खुल करके चर्चा की थी। यहां मेरा बस उद्देश्य इतना था कि चीजें थोड़ी सी रिमाइंड हो जाए। अब आप सवाल कैसे करोगे देखना, त्रिभुज का स्वरूप ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बराबर सी स्क्वायर है तो क्या होगा, राइट एंगल ट्राइंगल। अगर सी स्क्वायर की वैल्यू जो सबसे बड़ी भुजा है अगर इसका रिजल्ट बड़ा आएगा तो ऑब्ट्यूस और इसका रिजल्ट इन दोनों के स्क्वायर से छोटा आएगा तो एक्यूट। इतना ध्यान रखना है। चलो डील करते हैं भाई, एग्जाम में आप इस सवाल को कैसे डील करते हैं। खेल कितना सा था, बस इतना था कि सबसे बड़ी भुजा को टारगेट करोगे। 14 का स्क्वायर कितना आ गया, 196। 9 का स्क्वायर कितना आया भाई, 81। 10 का स्क्वायर कितना आ गया, 100। ये कितना बना, 181 लिखा। इसकी वैल्यू जो है आपकी 196, ये वैल्यू बड़ी है। जैसे ही सबसे बड़ी भुजा का जो स्क्वायर करने पर भी बड़ा आ जाता है तो कोस थीटा का यहाँ से जो रिजल्ट क्रिएट होता था वो नेगेटिव। तो आप कह सकते हैं थीटा की जो वैल्यू है वो 90 डिग्री रही होगी। 90 डिग्री रही होगी तो ट्राइंगल आपका कैसा बना होगा, ऑब्ट्यूस एंगल ट्राइंगल। चीज़ों को समझना है, ठीक है। मैं चाहता तो सीधे ही आपको रटवा देता कि जैसे इन दो, इसका स्क्वायर कर दोगे, उसकी वैल्यू इन दोनों की स्क्वायर से अगर बड़ी आ गई तो ऑब्ट्यूस एंगल। अब वो काम तो आप कर ही लोगे एक टाइम के बाद कि सारी की सारी चीज़ें आपने प्रॉपर मैनर में अंडरस्टैंड कर ली, हर बात को गहराई से आपने समझ लिया है। क्यों समझ रहे हैं गहराई से, जिससे कि एग्जाम हॉल के अंदर अगर आप इन चीज़ों को ट्राई करेंगे, मान लो कोई पार्ट स्किप हो गया तो भी सोल्व तो कर ही लोगे। भले ही टाइम लग रहा है कोस थीटा को यूज करके, लेकिन सोल्व हो जाएगा। और जो बच्चा सिर्फ और सिर्फ इसी बात को रटे हुए बैठा है कि सबसे बड़ी भुजा का जो स्क्वायर करोगे उसकी वैल्यू अगर दोनों भुजाओं के स्क्वायर के सम से बड़ी है तो ऑब्ट्यूस होगा, तो एक चांस बनता है कि वो भूल भी सकता है। अगर उसका डिफरेंस कोस थीटा वाली जो लॉजिक है वो भूल गया तो क्या होगा। तो कई संभावनाएं हैं कि रटे हुए को भूला जा सकता है, लेकिन जो समझा हुआ है वो आपका लॉन्ग लास्टिंग होता है। हमेशा कोई भी आपको उठाकर भी कहे रात को भी कि बताना भाई ऐसा क्यों हुआ, तो आप तुरंत कोस थीटा की वजह से वो जो ट्राइंगल लेंगे, सबसे बड़ी भुजा पर काम करना है, उसका काम करवाएंगे और उसे बताएंगे कि देखो यहाँ पर थीटा की वैल्यू कोस थीटा की वैल्यू नेगेटिव आ रही है, इस वजह से ये आपका ऑब्ट्यूस एंगल ट्राइंगल है। चलिए भाई अगला सवाल आपके सामने एक शानदार सवाल है, 30 सेकंड का टाइम है, ठीक है। तो सवालों को लेकर इस टाइप की आपको हड़बड़ाहट नहीं करनी है कि सवाल सर इतने ही क्यों हो रहे हैं।
सवाल का लेवल आप देखा करें हमेशा कि सवाल आपकी किस लेवल के हैं। इजी होते हैं उनको वर्बली भी निपटा देते हैं। चलो भाई, बात को अंडरस्टैंड करना। देखो इसने क्या कहा, असल में देखा जाए तो ये सवाल स्टार लगा लेना, इंपॉर्टेंट कैटेगरी में है। और ये किसका पार्ट है आपका, होलो सिलेंडर, खोखला जो आपका बेलन होता है उसका पार्ट होता है। सर्च कर सकते हैं होलो सिलेंडर बाय वासु सर, वीडियो मिल जाएगा, देख लेना। 70 मीटर व्यास का एक कुआं 40 मीटर गहराई तक खोदा गया और निकाली गई मिट्टी को एक तटबंध बनाने के लिए 10 मीटर की चौड़ाई तक इसके चारों ओर बिखेर दिया गया। तटबंध की ऊंचाई ज्ञात करें। ठीक है, इससे पहले मैं आपको एक छोटा सा लॉजिक बताता हूं किसका, होलो सिलेंडर, खोखला जो आपका बेलन होता है, होलो सिलेंडर, उसका लॉजिक समझना। ये हमारे पास है एक सिलेंडर, ये हमारे पास एक शेप है सिलेंडर के जैसी, इसी के चारों ओर एक शेप और आप क्रिएट कर देते हो इस टाइप से। ये आपने क्रिएट कर दी एक और शेप, थोड़ा सा बाहर की तरफ ले लेना। तो ये जो बीच का एरिया है, बीच का एरिया जो अमूमन आप जितने भी पाइप्स वगैरह देखते हो, पाइप जो काम में आते हैं ना, जिसके अंदर अपना पानी आता है, उनको अगर आप देखते हो वो सारे के सारे होलो सिलेंडर जैसे होते हैं। रीज़न क्या होता है, पाइप की कोई थिकनेस होती है। ये आपकी यहाँ पर क्या है, ये वाला जो पार्ट आपको दिख रहा है ये इसकी है थिकनेस, ये वाले, इसको हमने मान लिया x, और ये क्या है इसकी थिकनेस या फिर मोटाई लिखा जा सकता है। इसका एरिया निकालना है। निकालने का तरीका क्या है, एक तो बाहर वाली रेडियस ले लो और एक अंदर वाली ले लो। बाहर की रेडियस मैंने कैपिटल R मान ली, अंदर की जो रेडियस है इसे मैंने स्मॉल r मान लिया, और इसकी हाइट मैंने h मान ली। तो जो होलो सिलेंडर है इस पार्ट का वॉल्यूम लिखा जाएगा, तो आप क्या कहेंगे, जो आपका बड़े वाला सिलेंडर है उसमें से, जिसकी रेडियस क्या है कैपिटल R, उसमें से आप छोटे वाले सिलेंडर का वॉल्यूम लेस कर दोगे जिसकी रेडियस स्मॉल r है, तो आपके पास ये जो बीच में पार्ट फंसा हुआ है इसका वॉल्यूम निकल के आ जाएगा। इसे जब आप निकालेंगे तो वॉल्यूम बराबर पाई कैपिटल R स्क्वायर और हाइट h, ये तो वॉल्यूम का फॉर्मूला हो गया। ऐसे ही पाई कैपिटल स्मॉल r स्क्वायर और h, यहाँ से सोल्व करोगे पाई h कॉमन आ गया। आर स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर को मैं लिख लेता हूँ आर माइनस आर इंटू में आर प्लस आर लिखा जा सकता है। अगर आप गौर से देखोगे तो थिकनेस आपकी कोई नई बात नहीं है। बड़ी रेडियस में से छोटी रेडियस, बड़ी रेडियस में से छोटी रेडियस को लेस करने के बाद जो वैल्यू आती है वही आपकी थिकनेस है। तो ये जो फॉर्मूला है ये कुछ ऐसे बनता है, पाई एच एक्स और फिर दोनों रेडियस का सम कैपिटल आर प्लस स्मॉल आर। ये है आपका होलो सिलेंडर का वॉल्यूम, खोखले बेलन का आयतन। फॉर्मूला सीधे नहीं पता है तो भी इसके अंदर कोई रॉकेट साइंस नहीं है। ये डायग्राम फिर नहीं बनाना था, ऐसा सा बनाते और सोल्व कर देते। हालांकि टाइम लगता है, 20-30 सेकंड तो अनवांटेड आपके किल होते ही हैं, लेकिन कम से कम अगर सवाल आएगा तो उस सवाल को हम लोग इम्पोर्टेंट के अंदर कंसीडर करेंगे। रीज़न क्या है, ये कोई वो तो सवाल है नहीं कि सीधे सीधे हर बार ही एग्जाम में पूछे जाते, कभी कभार किसी सेट में आ जाते हैं। तो आपको अपना लेवल बूस्ट करना है। फॉर्मूला याद रहता है बहुत अच्छी बात है, नहीं याद रहता है तो कम से कम आपको आना तो चाहिए कि ये निकला कैसे। इतनी बात जिस बच्चे की क्लियर है तो फिर वो क्या है, इस सवाल को बड़ी ही आसानी से कर सकता है। देखना कैसे करेगा। हमारे पास इसने क्या कहा, 70 मीटर व्यास का एक कुआं 40 मीटर गहराई तक खोदा गया। तो हमने ले लिया ये 70 मीटर व्यास का एक कुआं और इसे हमने खोदा नीचे 40 मीटर गहराई तक। तो इसकी जो रेडियस है वो कितनी आएगी भाई, 35। किस गहराई तक खोदा है इसको हमने, 40 तक। तो जो कुआं आपका होता है, जो वेल आपका होता है, वो कैसा होता है, सिलेंडर की शेप के जैसा। जब आप इसको खोदेंगे तो इसके अंदर मिट्टी निकलेगी। उस मिट्टी का वॉल्यूम कितना है, तो आप कहोगे कि सर मिट्टी का वॉल्यूम तो नॉर्मल सी बात है, क्या लिखा जाएगा यहाँ पर, सिलेंडर का वॉल्यूम पाई, रेडियस इसकी 35, तो आप लिखोगे 35 गुणा में 35
और इनटू में इसकी हाइट कितनी है 40, ये निकल के आएगा। जो मिट्टी आपने निकाली है वो किस की वॉल्यूम की होगी, तो आप कहेंगे जितना इसके वॉल्यूम दिख रहा है सिलेंडर का उसी का उतना ही वॉल्यूम आपकी मिट्टी का होगा। चलो, जैसे जैसे आप खोद रहे थे तो आपने क्या किया, मिट्टी के एक तटबंध बनाने के लिए 10 मीटर की चौड़ाई तक इसे चारों ओर बिखेर दिया। आपने इसे क्या किया, मिट्टी बाहर निकाली और एक एरिया डिसाइड कर दिया 10 मीटर का, ये वाला, इसके चारों तरफ ये 10 मीटर आपका एरिया है चारों तरफ चौड़ाई के अंदर, कि इसके अंदर मिट्टी डालेंगे। मिट्टी निकल रही है क्योंकि वापस इस पार्ट में तो आप डालोगे नहीं, वापस डालोगे तो वो मिट्टी कुएं में चली जाएगी। तो इसका मतलब बाहर जो आपने एक पार्ट क्रिएट किया है ये वाला, इसके अंदर आप मिट्टी भरेंगे। ये आपने मार्किंग कर दी। जैसे जैसे मिट्टी निकल रही है आप इसमें डालते जा रहे हो तो एक टाइम के बाद क्या होगा, इसका भी लेवल जो है वो बढ़ना स्टार्ट हो जाएगा। तो मैं मान लेता हूँ कुछ इस हिसाब से इसका लेवल बढ़ गया। कहाँ तक, यहाँ तक, क्योंकि मिट्टी निकली है और वो बाहर डली है तो इसका मतलब यहाँ तक जो आपको दिख रहा है, क्योंकि इसमें तो कुआं है, कुएं के अंदर तो सीधे डालोगे नहीं, डालोगे तो वो वापस मिट्टी कुएं के अंदर चली जाएगी। तो ये पार्ट असल में आप देखोगे तो आप पाओगे कि जो सिलेंडर की शेप के अंदर मिट्टी थी या जो कुएं के अंदर मिट्टी थी जो कि सिलेंडर की शेप का है, वो मिट्टी सारी की सारी निकल के किस में चली गई है, आपकी होलो सिलेंडर में। बस यही इन सवालों को सोल्व करने का एक सीधा सटीक तरीका है। एग्जाम में इसको आप टारगेट करते हैं और किसके हिसाब से, वॉल्यूम के हिसाब से। कुएं का जितना आयतन है उतना का उतना आयतन क्या होगा, बाहर जो एम्बार्कमेंट आप बना रहे हैं उसके बराबर। इसके बारे में जो जो बातें दे रखी हैं उन पर भी चर्चा कर लें। अंदर वाली रेडियस कितनी है भाई 35, और बाहर वाली रेडियस अगर आप लिखोगे तो क्या कहोगे, 10 और 35 कितनी, 45। पूछा क्या, तटबंध की ऊंचाई हमने मान ली h। आपको क्या करना है, सिलेंडर का वॉल्यूम ये था, इसको होलो सिलेंडर के वॉल्यूम, होलो सिलेंडर का वॉल्यूम क्या था, पाई एच एक्स, और इनटू में दोनों रेडियस का सम 35 ये वाली और 45 आपका कितना हो गया 80। तो मेरे हिसाब से जिस बच्चे ने इन सवालों की इमेजिनेशन क्रिएट कर ली है वो एग्जाम में स्टार्ट होगा यहाँ से। इमेजिनेशन क्रिएट नहीं की है तो फिर तो समस्या है, कोई गारंटी नहीं है सवाल सोल्व हो जाएगा। अमूमन बच्चे स्किप भी कर देते हैं। इमेजिनेशन तैयार है कि खेल क्या हो रहा है, सिलेंडर की शेप जो है वो कन्वर्ट हो रही है होलो सिलेंडर में। जो मिट्टी पहले सिलेंडर या बेलन की शेप में थी वो अब होलो सिलेंडर या खोखले बेलन की शेप में चली गई है, तो मिट्टी तो सेम है तो उसका वॉल्यूम इक्वल करना है। आप एग्जाम में ऐसे डील करते, पाई से पाई आपका कैंसिल आउट हो जाता है, यहाँ पर 40 से काटोगे इसको 2 बार 80, और 5 से काटोगे यहाँ पर फिर 2 बार और यहाँ पर 7 बार। 7 गुणा 5 आपका 35 आ गया, 7 3 21 में 3 जोड़ा 245 अपोन में 4 बराबर h की वैल्यू कितनी आ गई, 6 बार डिवीजन चला गया, 1 बार चला गया, 1 बचा है, 2 बार 5 बार बराबर h 61.525 मीटर। ये आपका रिजल्ट आ गया। एग्जाम में क्या चित्रकारी करनी है, नहीं, एग्जाम में कभी भी चित्रकारी नहीं करोगे, ठीक है। तो एग्जाम में फिर करना क्या था, एग्जाम में सीधा सीधा सा था, वो तो है इसका कॉन्सेप्ट कि आपका जो सिलेंडर है वो कन्वर्ट किस में हुआ है, होलो सिलेंडर में, तो दोनों का वॉल्यूम अप्लाई कर दो, इतना सा आपको सॉल्यूशन करना है, ठीक है। मुझे उम्मीद है आपको ये बात अच्छे तरीके से समझ आ गई होगी। चलो एक आसान सा सवाल है आपके सामने, 15 सेकंड का टाइम है, जल्दी से अटेम्प्ट कर दो। मुश्किल नहीं है, बहुत ही इजी सा सवाल है ये वाला, तो कई कर चुके हम लोग। चलो लॉजिक ही समझ लो, टाइम किल करने की नीड नहीं है, लगभग हर बच्चे से हो गया होगा। देखो a अपोन बी आपको दे दिया, x अपोन वाई आपको दे दिया, l अपोन में m आपको दे दिया। अगर आपको कोई कहे कि इसका एलसीएम क्या होगा, अगर कोई आपसे कहे कि इन तीनों का जो एलसीएम है वो क्या होगा, तो आप कहेंगे कि जो ax और y है, ax और जो आपका l है, इसका तो आपको क्या निकालना है, एलसीएम, और अपोन में b
y और m, इनका आपको यहाँ पर नीचे की तरफ क्या निकालना है, HCF। ये तरीका था, जब LCM HCM पढ़ा था तो इसका लॉजिक भी देखा था। ऐसे ही अगर आपको कोई कहे कि भाई इनका HCF बता दो, तो इनका HCF निकालने का सिंपल सा तरीका है, ऊपर जो भी संख्याएं हैं A है, X है और L है, इनका तो क्या निकालना होता था आपको, HCF हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। नीचे जो आपके पास B, Y और जो M मेंटेन है, इनका आपको क्या निकालना होता था, LCM। ठीक है, ऐसा क्यों होता था तो वो सेशन देख लेना। मेन जो बात है जो आपको ध्यान रखनी है वो ये वाली है। आपसे क्या पूछ रहा है, HCF पूछ रहा है इनका, तो देखना जरा ऊपर वैल्यू क्या क्या है आपके पास। ऊपर है, सॉरी, एक वैल्यू 4/5 है, एक 5/7 है और एक आपके पास 4/7 है। ऊपर वालों का HCF आपको निकालना पड़ेगा यहाँ से, 4 का, 5 का और 4 का। HCF कितना आएगा, आप कहेंगे सर कुछ भी कॉमन नहीं है 4, 4 और 5 में, तो 1 आ जाएगा। नीचे वालों का LCM निकालना है, 7 और 5 का LCM 35, तो रिजल्ट क्या आ गया, 1/35। इस बात को ध्यान रख लेना, दो बातें बनती है, इन पर सवाल पूछे जा सकते हैं कि LCM अगर आपसे पूछेगा तो कैसे फाइंड करेंगे। चलो एक सवाल और है, ठीक सा सवाल मान सकते हो, स्टार लगा लेना। 15 सेकंड का आपके पास टाइम है, एक बार के लिए आप ट्राई करके देख सकते हैं कि बात बनी या नहीं बनी। देखो, किसी भी डेटा की मीडियन और माध्य की बात कर रहा है आपको, मीडियन होगी, ये आपका क्या होगा, मीन करो इसको। माध्य आपका क्या होता है, मीन, इसी को हम लोग क्या कहते हैं, एवरेज, यही आपका औसत होता है। मीडियन की अगर हम लोग बात करें तो असल में देखा जाए तो मीडियन आपका क्या होता है, पोजिशनल एवरेज। एक तीसरी चीज और आती है इसके अंदर, मोड या बहुलक। बहुलक क्या होता है, ऐसा नंबर जो सबसे ज्यादा बार रिपीट हुआ हो उसे हम लोग मोड कह देते हैं। ठीक है, तीन चीजों पर अमूमन आपके सवाल बनते हैं। फ्रीक्वेंसी पर भी सवाल बन सकता है कि इसकी फ्रीक्वेंसी कितनी है। रेंज या परास पर भी सवाल बन सकता है, तो रेंज निकालने का तरीका, उस डेटा की मैक्सिमम वैल्यू, उस डेटा की मिनिमम वैल्यू, दोनों के बीच का अंतर। चलो, हमें एक तो यहां पर क्या कह रहा है, निम्नलिखित डेटा के माध्य का और माध्य का योग क्या है। ठीक है, दोनों का सम करना है। इस सवाल की जो अप्रोच है वो 2 स्टार मान सकते हो। देखना जरा कैसे करते हैं। मीडियन निकालनी है तो सबसे पहले इनको अरेंज करो छोटे से बड़े में। तो सबसे छोटी वैल्यू हमारे पास कितनी है, 48, उससे बड़ी वैल्यू हमारे पास है 56, फिर हमारे पास है 68, उसके बाद 104, 113, 104, 113, 124 एंड 180, ये हमारी वैल्यू है। मीडियन आपका पोजिशनल एवरेज है, तो 3 वैल्यू इधर रह गई और 3 वैल्यू आपकी इधर रह गई। तो यहां से ये जो वैल्यू है ये आपकी किसको रिप्रेजेंट कर रही है, मीडियन को। आपसे क्या कह रहा है, निम्न डेटा की माध्य का और माध्य का योग आपको निकालना है। तो मुझे एक बात बताओ, ऑप्शन का अगर मैं सहारा लेना चाहूं तो आपने देखा जो मीडियन की वैल्यू 104 है, मीन की वैल्यू भी कुछ आएगी। कैसे निकालोगे, सबको जोड़ोगे, 9 का भाग दोगे। ऐसे तो सवाल चैलेंजिंग बन जाएगा। एक रफ आइडिया लग रहा है कि ये 100, 113, 124, 180 बहुत ज़्यादा है, ये अपनी वैल्यू थोड़ी थोड़ी इनको डिस्ट्रीब्यूट कर देगा तो मामला लगभग 100 के आसपास होगा, या उस बात को भी छोड़ो। आपकी मीडियन जो है 104 है, उसमें कुछ वैल्यू जोड़ी जाएगी, और वो वैल्यू भी कोई बहुत छोटी मोटी नहीं है कि 10, 5 ऐड हो रहा है, इनका एवरेज आपको ऐड करना है। यहां से अगर आप ऑप्शन पर दिमाग लगाते तो आपका आंसर 104 से बड़ा आता। तो पहला गलत, दूसरा गलत, तीसरा गलत, चौथा आपका क्या हो गया, करेक्ट। तो कई बार एग्जामिनर ऐसे भी सवाल देता है, प्रीवियस ईयर का ही सवाल है, जिससे स्टूडेंट का वो कॉमन सेंस भी चेक कर सके। एक बच्चा लाइन से क्या लग गया, सबको जोड़ने लग गया, 9 का डिवीजन करेगा, सोल्व तो होगा ही, मना थोड़ा ना कर रहे नहीं होगा। लेकिन अगर आप थोड़ा सा ऑप्शन की तरफ भी ध्यान दे देते तो जो बात आपको कई बार सिखाई भी जाती है कि कैलकुलेटिव नेचर के जो सवाल होते हैं, ध्यान आपका जाना चाहिए ऑप्शंस की तरफ भी। चलो अगला सवाल है, 15 सेकंड का टाइम है, जल्दी से आप इसे अटेम्प्ट करके बता दें।
देखो इसने क्या कहा कि 4 बल्ब जो आपको दे रखे हैं क्रमशः 2, 3, 4 और 5 मिनट के 4 अलग अलग अंतरालों पर जलते हैं। वे एक साथ 8 बजे चालू किए गए, तो अगली बार किस समय पर बल्ब जलेंगे। एलसीएम एचसीएम में पढ़ा था कि ऐसा कोई कॉमन टाइम ढूंढना है, तो एलसीएम इनका ले लो। 2, 3 और 4 का एलसीएम लोगे तो कितना आ जाएगा 12, 12 और 5 का कितना आ जाएगा 60। तो इसका मतलब अगली बार वो कितनी देर बाद बजेंगे 60 मिनट बाद। 8 बज चुके हैं, 60 मिनट ऐड करोगे तो अगली बार वो रात को 9 बजे बजेंगे। ठीक है, इन सवालों में कुछ दम है। ये थोड़ी बहुत कैलकुलेटिव बना सकता है वो, बाकी तो नॉर्मल सा आपका काम है। चलिए भाई नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। लैंग्वेज को रीड करो। 20 सेकंड का आपको यहाँ टाइम दिया जा रहा है। ठीक है, एटलीस्ट सवाल को आप ध्यान से पढ़ लें, सोल्व करें या ना करें इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। इस क्वेश्चन को ध्यान से जरूर रीड कर लें क्योंकि ये काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट सवाल हो जाता है। ठीक है, सवाल जैसा पूछा गया था वैसा का वैसा है, इसके साथ कहीं भी कोई छेड़खानी नहीं हुई है। देखना जरा क्या कहा है इसने आपसे कि C एक काम को पूरा करने के लिए B से दुगुना समय लेता है, A उसी काम को पूरा करने के लिए C से 3 गुना समय लेता है। A, B और C एक साथ काम स्टार्ट करते हैं। A काम पूरा होने से 6 दिन पहले छोड़ देता है, B काम को पूरा होने से 3 दिन पहले छोड़ देता है। C X दिनों के लिए काम करता है। अगर B अकेले उसी काम को 16 दिन में पूरा कर सकता है तो कितने दिनों में काम पूरा हो जाएगा। ये सवाल इंपॉर्टेंट है, काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है और डील करने का क्या तरीका होगा वो भी हम लोग देखेंगे। ऐसा कर सकते हैं, आप ट्राई करना चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट ले लें, वीडियो को कर दें आप इसी जगह के ऊपर पोज, एक बार ट्राई करके देखें। और जो बच्चे नोटबुक और पेन नहीं लेकर के देखते इन वीडियोज़ को तो उसके कुछ आउटपुट नहीं निकलते। कुछ आपको टाइम इसीलिए दिया जाता है कि कम से कम ये जो आपका 1 घंटा है इसे आप प्रॉपर मैनर में यूटिलाइज करें। आपको टाइम दिया 30 सेकंड कि कई बार मान लेते हैं कि सवालों के लिए आपका टाइम कम होता है क्योंकि आपको क्वेश्चन रीड भी करना है, उसके बाद सोल्व तो हो जाएगा लिमिटेड टाइम में, तो टाइम बहुत लंबा भी नहीं दिया जाता। तो एक हैबिट तो आप डेवलप करें। एग्जाम हॉल में इन्हीं चीज़ों का तो यूज होगा कि सवाल को जल्दी पढ़ना है और उसको स्पीड से भी करना है। चलो लास्ट में इसने बता रखा आपको, तो 3 लोग हैं मेरे पास A, B और C। C जो है वो B जो है वो काम को कर देता है 16 दिन में और C काम को पूरा करने के लिए B से डबल टाइम लेता है, तो कितने दिन ले लेगा 32 दिन। A उसी काम को पूरा करने के लिए C से 3 गुना, 32 का 3 गुना करोगे 96 आ जाएगा। चलो तीनों का जब एलसीएम ले लोगे तो कितना आ जाएगा 16 का 32, 96, 96 एलसीएम आ जाएगा। टोटल वर्क A की इफिशियंसी 1 है, B की इफिशियंसी यहाँ पर 6 है और C की इफिशियंसी यहाँ पर कितनी निकल के आई है आपके सामने 3। चलो ये हो गया। अब देखना जरा, A काम के पूरा होने के 6 दिन पहले काम छोड़ देता है, B काम के पूरा होने के 3 दिन पहले काम छोड़ देता है, C X दिन के लिए काम करता है। बाकी इसने कुछ भी नहीं कहा, तीनों स्टार्ट हुए एक साथ। अब या तो आपको ये कह देता कि C इतने दिनों के लिए काम करता है, तो ये कह दे कि भाई काम पूरा कितने दिन में पूरा हुआ। जैसे मैं इक्वेशन बना लेता हूँ कि काम इन्होंने स्टार्ट किया और मैं मान लेता हूँ मेरा काम T दिन में पूरा हुआ, A काम पूरा होने के 6 दिन पहले, तो इसका मतलब T-6 डेज तक A ने काम किया। A की इफिशियंसी 1 है, टोटल 96 लड्डू खाने, इसने 1 खा लिया। B ने देखो काम पूरा होने के 3 दिन पहले, T दिन में काम पूरा हुआ है, तो T माइनस आपका क्या हो जाएगा यहाँ पर 3। ठीक है, और इनटू में आपके पास कितना हो गया T-6 + 1 T-3, और इनटू में किसकी बात चल रही है ये B की, तो B ने काम किया 6 दिन तक। ठीक है, C X दिनों के लिए काम करता है। तो मुझे एक बात बताओ, क्या C शुरुआत से अंत तक नहीं काम करेगा? तो आपका जवाब होगा बिल्कुल करेगा, क्योंकि तीनों ने साथ काम स्टार्ट किया। A ने काम पूरा होने के 3 दिन पहले छोड़ दिया, A ने 6 दिन पहले छोड़ दिया, B ने 3 दिन पहले छोड़ दिया, तो इसका मतलब C जो है आपका वो शुरुआत से लेकर अंत तक काम करता है और इसकी इफिशियंसी यहाँ पर कितनी है 3, और काम कितना है 96।
ये एक काम की बात थी, आपको यहीं से इस बात को पकड़ना था कि असल में देखा जाए तो सी जो है वो शुरुआत से लेकर अंत तक काम करता है। मैंने उन x दिनों के बजाय क्या मान लिया, उसको t दिन मान लिया है, क्योंकि लास्ट में जाकर हमने इस बात को जस्टिफाई करवाया है। सोल्व कर ले तो देखोगे तो क्या आ जाएगा, 6t और t और 3t, 6 3 9 और 1 10t बराबर आप लिखोगे तो 96 और यहाँ पर आपके पास -6 18 तो प्लस का 24, ये चला जाएगा। t की जब आप वैल्यू निकालोगे 96 में 24 ऐड करोगे 120, 10 का डिवीजन करोगे तो फाइनली आपका रिजल्ट क्या आ जाएगा, 12 दिन निकल के आ जाएगा। ठीक है, बात क्या पकड़नी थी यहाँ पर, बात इतनी पकड़नी थी cx दिन के लिए काम करता है और ये जो काम है शुरू से लेकर एंड तक है, क्योंकि b छोड़ के चला गया काम पूरा होने से पहले, a छोड़ के चला गया काम पूरा होने से पहले, तो क्या c भी काम पूरा होने से पहले छोड़ के चला जाएगा, नहीं। अगर वो चला गया तो फिर सवाल कैसे सोल्व होगा, काम कैसे पूरा हुआ होगा। तो यहाँ बस एक हिडन बात ये लिखी हुई थी कि जो c है वो शुरू से लेकर अंत तक काम करता है। कई सवालों में डायरेक्ट आपको बोल देता है, कईयों में नहीं बोलता। चलो एक सवाल है आपके सामने, देखना जरा क्या कहा। 4 टाइम 9 इंटू 19, फिर 4 टाइम 1 इंटू 111, फिर 777 इंटू 7। अब यहाँ पर क्या है, इसको निकालना है। तो अगर आप गौर से देखोगे तो सबका यूनिट डिजिट तो 1 आ रहा है, तो यूनिट डिजिट का सहारा लेना ही बेकार है, क्योंकि उससे सोल्व तो होगा नहीं। तो कुछ पार्ट सोल्व कर लें। अब इम्पोर्टेंट बात है इसकी रीडिंग, कि आप इसको कैसे रीड करते हो। अगर आप चाहो तो इस बात को ऐसे रीड कर सकते हो, 10,000 -1 और इंटू में 19। तो जब आप गुणा करोगे 19 को 10,000 से तो आपकी वैल्यू कितनी बनेगी, 1,90,000 माइनस का 19 बन गया। इस पार्ट को अगर सोल्व करना है तो क्या करें, 111 को ले लें कॉमन। भाई कुछ ना कुछ तो कॉमन लेना ही पड़ेगा। यहाँ पर क्या बनेगा, 1 1 1 आपके पास 4 बार, और यहाँ पर 7 और 7 आपके पास कितना बन गया भाई, 49। यहाँ जब आप इसके अंदर एडिशन करोगे तो आपके पास वैल्यू 1 1, 49 में 11 ऐड करोगे तो कितना आ जाएगा, 1111 है तो 1160 बन गया। इसको गुणा किससे करना है, 111 से। ठीक है, आप इसे करेंगे यहाँ से मल्टीप्लाई करोगे तो देखो 111 की वजह से 0 से किया, 111 को 6 से करोगे तो कितना आ जाएगा आपका, 6 6 6 6, एक 6 आ गया, कैरी कितनी 66। 111 को 1 से करोगे 111 आ गया, 111 में 66 ऐड करोगे तो कितना आ जाएगा आपका, 177, कैरी कितनी 17। 111 में 17 जोड़ दोगे तो कितना आ जाएगा, 128 लिखा जा सकता है। इसमें से आप क्या कर दो, यहाँ पर 19 लेस कर दो, 19 लेस कर दोगे तो ये बात हटके कितनी बन जाएगी, 31। 12 87 31 ऐड कर देना भैया आप, 12 87 और 31 एडिशन करोगे तो यहाँ पर जब आप यहाँ पर एडिशन करेंगे तो कितना निकल के आएगा रिजल्ट, 7 3 1 8 9 2 11 1 1 और 2, 21 87 31, 21 87 31 गड़बड़ कर दी हमने कहीं ना कहीं। 190 है तो फिर कैलकुलेशन तो पकड़ में आएगी नहीं, सीधे सीधे 1,90,000 में 1,28,000 को आप ऐड करोगे तो 87। अच्छा ये वाला मामला ही अपना मैच नहीं हो रहा है, तो देखो फिर ऐसा कर देते हैं, ये वाला सवाल मैं आप पर छोड़ देता हूँ। ठीक है, कुछ बच्चे सोचते हैं कि सर इनका भी शॉर्टकट बनता है क्या। देखो ऐसा है कि इसके अंदर अगर आप ऑल ओवर दिमाग लगाओगे तो एक यूनिट डिजिट का हमारा कॉन्सेप्ट होता है, लेकिन एग्जामिनर ने यहाँ पर ऑलरेडी चालाकी कर ली। यूनिट डिजिट का जो लॉजिक है वो सबके अंदर ही सेम आ गया। डिजिट सम भी आप अप्लाई कर सकते हो, जैसे कोई बच्चा कहेगा सर डिजिट सम अप्लाई कर देंगे, यूनिट डिजिट तो हुआ नहीं, डिजिट सम अप्लाई करेंगे, 9 हट गया 3 3 6, डिजिट सम 7, 9 हट गया 3 2 5 6 और 1 7, 2 का आ गया, ये लो डिजिट सम का लॉजिक भी फेल हो गया। तो इसका मतलब इस सवाल को कैसे सोल्व करना पड़ेगा, कोई अगर वाहियात काम करने में लग गया, मान लो यूनिट डिजिट डिफरेंट मिलते तो हम कभी भी इनको लिखते ही नहीं, सीधे उसी का सहारा लेते कि ये रिजल्ट आएगा। तो यहाँ पर देखो आपको क्या करना है, सीधे सीधे ये मैं आपका होमवर्क में डाल देता हूँ।
एक कैलकुलेशन मिस्टेक मैंने इस पार्ट में की है, तो थोड़ा सा आप उसको ऑब्जर्व करना कि कहाँ पर इस टाइप की गड़बड़ हुई है। चलो अगले क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। अगला सवाल आपके सामने, अगेन वही सिंप्लीफिकेशन का सवाल है। आपके पास 20 सेकंड का टाइम है, ट्राई करके देखो बात बन रही है या नहीं बन रही। देखो इस सवाल को सोल्व करने के लिए एक तो आपको नीड होगी बोर्ड मास की, एक जगह अप्लाई हो रहा है बोर्ड मास ना हो करके ये असल में अपना क्या था, वी बोर्ड मास। कहाँ अप्लाई हो रहा है भाई वी बोर्ड मास, अगर कोई कहे तो ऑब्जर्व करना, यहाँ देखो मल्टीप्लाई फिर डिवीजन मल्टीप्लाई। गड़बड़ क्या हो सकती है, जिस बच्चे को नहीं पता वो हो सकता है 11 को 90 से मल्टीप्लाई कर दे, 15 को 45 से मल्टीप्लाई कर दे, फिर उसमें डिवीजन कर दे, गलत होगा। बोर्ड मास का रूल ही ये कहता है कि मल्टीप्लाई से पहले आप डिवीजन को सोल्व करेंगे, बाकी तो एडिशन सब्ट्रैक्शन तो आपका चलता रहेगा। तो यहाँ क्या करना था, पहले डिवीजन करते तो ये बात अपोन में आ जाती 15, इसको हटा दो, ठीक है। अब 90 गुणा 11/15 गुणा में 45, आपका मन करे वैसे कर दो, जैसे मैंने गुणा काटा इसको 3 बार, 15 3 45, 9 गुणा 3 27, यहाँ कितना आ गया मेरे पास 270 इंटू में 11, ये निकल के आ गया। माइनस का यहाँ पर 980 है, इसे आप मल्टीप्लाई करेंगे तो 48 गुणा 2 96, कैरी आपके पास 9, 48 गुणा 4, 48 को 2 से फिर 2 से, 48 इंटू 2 96, 96 को फिर 2 से करोगे तो 192, 192 के अंदर 9 ऐड करोगे तो कितना आ जाएगा 201। इसे आपने सोल्व किया तो ये आ गया 7 9 और 2, 2970 में से 980 को लेस करना है, तो इसमें से मैं इसको रीड कर देता हूँ, जैसे 970 माइनस 10, 970 तो हट गया, मेरे पास कितना बचा 2000। इसमें से मैं 10 को लेस कर देता हूँ तो ये मेरे पास बचा 2006। दोनों का एडिशन करेंगे तो रिजल्ट कितना आ जाएगा 4006 लिखा जा सकता है। यहाँ पर आप थोड़ा बहुत सहारा ले सकते थे किसका, यूनिट डिजिट का और डिजिट सम का। कैसे लेते इस बात को भी थोड़ा अंडरस्टैंड करना। एक तो देखो जब भी ये सवाल ऐसे हों आपका ध्यान जाना चाहिए, कैलकुलेटिव नेचर के सवाल हैं, आपका ध्यान जाना चाहिए बिल्कुल कि एग्जामिनर ने इनको कैसे डील किया है। ऑप्शन पर आपका ध्यान जाएगा तो आइडिया लग जाएगा कि कैसे इसको हम लोग एग्जाम में डील करें। देखना थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर देते, जैसे मैंने क्या किया 15 का डिवीजन 6 में 90 में कर दिया तो 11 गुण 6 आएगा, 11 गुणा 6 66 गुणा में 45, तो इन दोनों की वजह से यूनिट डिजिट 6 5 30 0, ये आपका 0 है ही यहाँ पर, और 8 गुणा 2 16। तो मुझे एक बात पता चली कि इन दोनों में से मेरा कोई एक आंसर होगा, तो यूनिट डिजिट से तो आपके 2 ऑप्शन खत्म हो गए। अब हम सहारा लेते हैं किसका, डिजिट सम का। डिजिट सम को एक बार समझ लो, जैसे 91 का डिजिट सम क्या होगा, तो आप कहेंगे 9 + 1 10 बना, 10 में 1 + 0 1 बन गया। अगर कहीं 9 बनता दिखे तो 9 को हटा ही दो, कोई फर्क ही नहीं पड़ता। जैसे आपको कहे कि 62 का डिजिट सम क्या होगा, तो 6 + 2 8, 63 का कितना होगा, तो बिल्कुल आप 9 लिखोगे कि कम से कम आपके पास लास्ट में एक 9 तो बचे। हालांकि उसको भी हटा देते, लेकिन कुछ हेडेक है, उनसे बचने के लिए बेटर क्या रहेगा, 9 बनते 9 के अलावा भी अगर आपके पास डिजिट है तो बिल्कुल उस 9 को ख़त्म करो, अगर नहीं है तो फिर उस 9 को मेंटेन रखना पड़ेगा। जैसे इन दोनों का अगर मैं डिजिट सम कहूँ कितना आ जाएगा मेरे पास, 6 और 6 12, 12 का बन गया 3, इसका 9, 9 को अगर आप 3 से करोगे 27, फिर से आपका 9 मेंटेन होगा, यहाँ पर 9 मेंटेन हो गया, माइनस 9 हट गया तो यहाँ क्या मेंटेन हो गया 8, 4 और 2 6, 8 और 4 12, ये बना 6, 8 4 12 की वजह से 13, 18 की वजह से बन गया आपके पास 9, 9 9 यहाँ से देखोगे तो आपके पास 1 बन गया, 9 और 1 आपका 10, 10 की वजह से 1, तो ये आपका करेक्ट हो गया। कौन से वाला, 6 और 4 10 की वजह से 1, ये 11 बन रहा है, ये आपका गलत है। अब आपने ऑल ओवर जो बात देखी होगी वो क्या कंक्लूजन निकाला होगा कि सर
वैसे सोल्व कर रहे थे तो भी कोई बहुत ज़्यादा फर्क तो पड़ नहीं रहा था। और दूसरा तरीका हमने डिजिट सम का सहारा भी लिया, यूनिट डिजिट का लिया। तो ऐसे कुछ सवाल तो ये होते हैं कि जिनमें ऑलमोस्ट टाइम सेम ही लगता है। हाँ, कुछ कुछ सवाल ऐसे होते हैं जैसे चारों का यूनिट डिजिट आपको डिफरेंट दे दिया होता, आपको एक्स्ट्रा काम नहीं करना था। कोई एक्स्ट्रा काम नहीं करते, आप सीधे सीधे यूनिट डिजिट से टारगेट कर देते और सवाल आपका कितना भी चैलेंजिंग हो जाता आप इजी वे में उसे डील कर सकते थे। चलो भाई, इस सवाल को सोल्व करवा देता हूं मैं। टाइमर हटा देते हैं। देखो आपके पास क्या है, 5 व्यक्ति ए बी सी डी और ए की आयु का अनुपात कुछ दे रखा है। आपको गिवन है ए रेशो ई की अगर हम लोग बात करें, सवाल को ध्यान से रीड कर लो, 1:2 है। बी वर्सेज सी की बात करें तो जो रेशो दे रखा है वो है 4:3। ई रेशो बी की अगर हम लोग बात करें तो वो रेशियो है 1:2। सी की उम्र जो है वो डी की उम्र का 40-60% है, तो मैं सी और डी भी लिख लेता हूं। सी और डी, सी की उम्र डी की उम्र का 60% है। 60% क्या होता है, 3/5। अगर सी की उम्र डी की उम्र का 60% है, डी की उम्र अगर 5 है तो इसकी कितनी हो जाएगी, 3 हो जाएगी। हमने सारे के सारे रेशियो लिख लिए, ठीक है। क्या ए अनुपात बी अनुपात सी अनुपात डी को बैलेंस करें? मेरे हिसाब से मत करो, सीधे सीधे काम चला लेंगे, चल जाएगा। सी और डी की उम्र का योग कितना है, इन दोनों का जो सम है वो 8 है। 8 किसको बताता है भाई, 120 को। तो किससे गुणा किया आपने, 15 से। सी की उम्र आपकी कितनी निकल के आई है, 45 साल, और डी की उम्र 75 साल। इंपॉर्टेंट बात यही है, बस इसी के साथ कंपेयर करना है। सबसे कम उम्र के व्यक्ति की आयु का पता लगाएं। सी और डी की आ गई। अब देखो बी और सी में ये इंपॉर्टेंट बात है कि आप डील कितना बेहतर तरीके से कर सकते हैं, बात को अंडरस्टैंड करना। देखो सी की उम्र 45 है, सी की उम्र अगर आपके पास 45 है, 3 45 को बताता है, 15 से गुणा किया तो 4 किसको बताएगा, 60 को। तो इसका मतलब बी की उम्र कितनी है, 60। अगर मैं बी और ई की बात करूं तो मेरी जो बी की उम्र 2 है वो 60 को बताती है, तो मेरा एक जो ई है वो किसको बताएगा, 30 को बताएगा। फिर देखना जरा, ई की उम्र अगर आपकी 30 साल है तो ए की उम्र इसकी जस्ट आधी कितनी होगी, 15 साल। सबसे कम उम्र का आदमी कौन है, आपका ए। कुछ बच्चे यहाँ पर एक गलती कर सकते हैं, वो ये सोचने लग जाएं कि सर ए बी सी डी और ई का रेशियो एक ही बना लें। क्या गड़बड़ हो सकती है, ए का, बी का, सी का, डी का और ई का एक रेशियो फाइंड करें। अगर आप ऐसे करने लग गए तो इस सवाल की जो कैलकुलेशन है वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगी। तो बेटर क्या है, कंपैरिजन आपको सिखाया, छोटे छोटे पार्ट्स हैं, उनके बेसिस पर जो एक्चुअल डेटा दे रखा है, एक को कंपेयर करवा लिया, एक से दूसरे में, दूसरे से तीसरे में, तीसरे से चौथे में। तो फाइनली जो आपको एज पूछी है, जो सबसे कम उम्र का है, वो आप इजी वे में निकाल सकते थे। देखना भाई अगला सवाल क्या कहा कि एक व्यक्ति क्रमशः किराया, स्कूल फीस और घरेलू सामान पर मासिक व्यय 3:4:5 के अनुपात में है। प्रत्येक माह के लिए उसके द्वारा दी गई फीस 56,000 ना करके इसको कर देना 5600, 5600। उसकी वार्षिक आय कितनी है? तो एक सिंपल सा लॉजिक लगाओ, एक तो वो किराया दे रहा है, एक स्कूल फीस दे रहा है और घरेलू सामान। स्कूल फीस किसको बता रही है? असल में देखा जाए तो आपकी जो स्कूल फीस है वो रिप्रेजेंट कर रही है उधर से 4 को। 4 किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? 5600 को। किससे गुणा किया भाई? 1400 से। 4 आपका 5600 को रिजल्ट रिप्रेजेंट कर रहा है स्कूल फीस। टोटल कितना है? 6 4 10 और 3 13। तो 13 की वैल्यू निकालोगे तो क्या करोगे? 13 गुणा में 5600। एक महीने की, एक मिनट देखो क्या गड़बड़ की है, देखना जरा, देखो 4 की वैल्यू 5600 को, 1 की वैल्यू 1400, तो 6 4 10 और 3 13 की वैल्यू एक्चुअल में निकालनी है तो इनटू में 1400 से मल्टीप्लाई कर देंगे। ये एक महीने की कॉस्ट आ गई। 12 महीनों से क्या कर दो भाई, इसको मल्टीप्लाई कर दो तो टोटल ईयरली सैलरी आ जाएगी। सोल्व करना चाहोगे तो देखना जरा, 13 गुणा 4 आपके पास 52, 2 तो जीरो लगाई दिए,
13 और 5 18, इनटू में क्या करना आपको 12, क्या रिजल्ट आ जाएगा, 2 आपके हो गए 0, 12 इंटू में 2, कैरी 2, 12 96, 2 98, 12 में 9 जोड़ दिया तो 218400, 218400, ये आपका निकल के आ गया यहाँ से रिजल्ट। ठीक है, इस सवाल में कुछ खास बात थी नहीं, बस एक रिवीजन के पर्पज से मान सकते हो। ये वाला देखना भाई, इसको भी चलो सोल्व करवा देता हूँ, सिंप्लीफाई करना है आपको। तो ये 7 4 28 कितना आ जाएगा यहाँ पर 29/7, 7 से काटोगे 3 बार, 29 से काटोगे 2 बार। ठीक है, इसको 11 से काटोगे 1 बार, 5 बार, तो 3/2 में अगर आप देखोगे 2 आपके पास आ गया एलसीएम, या एलसीएम भी छोड़ो, एलसीएम भी छोड़ो, सीधे सीधे आप इसको क्या लिख सकते हो 1/2 प्लस 15 9 135। आपको ये बात सिखाई है, इन दोनों को ऐड कर दिया 136, और एक्स्ट्रा में क्या आपके पास 1/2, अलग से एलसीएम लेने की नीड नहीं थी। ठीक, तो उम्मीद आपको ये सेशन ठीक लगा होगा। स्टार्टिंग के जो सवाल थे हमने उनका लेवल काफ़ी ठीक रखा था यहाँ पर। इन सब की पीडीएफ के लिए आप ज्वाइन कर सकते हैं, वासु स्टडी IQ टेलीग्राम चैनल है। इसके अलावा वासु स्टडी IQ अपना डाउट ग्रुप है, जहाँ आप एग्ज़ाम रिलेटेड डाउट पूछ सकते हैं। और स्मार्ट कोर्सेज आते हैं हमारे, तो इनके लिए आप स्टडी IQ ऐप प्ले स्टोर में आपको जाना है, वहाँ से आप स्टडी IQ ऐप है उसे इंस्टॉल करें अपने मोबाइल में, या फिर studiiq.com पर भी आप विजिट कर सकते हैं। अगर आप लैपटॉप या पीसी के थ्रू जाना चाहते हैं, उस पर देखना चाहते हैं, तो हमारे स्मार्ट कोर्सेज आते हैं अलग अलग एग्ज़ाम से, तो उनको आप परचेज कर सकते हैं। सेशन कैसा लगता है एटलीस्ट कमेंट करके ज़रूर बताएं। आपकी अगर कोई सजेशन है तो भी कमेंट ज़रूर करके बताएं। तो चलिए फिर मिलते हैं अगली क्लास के अंदर। आपका दिन रात सब मंगलमय हो। जय हिंद, जय भारत।